हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर चाहे आप सीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, सीए की एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएमए की एग्ज़ाम दे रहे हो या आप एलएलबी पढ़ रहे हो, आपके लिए ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो के अंदर कि इस वीडियो को हम मल्टीपल पार्ट्स में करेंगे बिकॉज केसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक वीडियो में कवर नहीं किया है, इसको मैं 2 to 3 पार्ट्स के अंदर कवर करूँगा। ठीक है, बट आज सबसे फर्स्ट वीडियो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हम लोग केस लॉज चालू करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे आपको कवर करके देंगे। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे फर्स्ट केस हमारा जाता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस। ठीक है, तो केस का सबसे पहले हम लोग फैक्ट देखेंगे। सो फैक्ट इज दैट इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप द असेट ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। ये तो आपको पता है कि जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद होता है ना, तो जितने भी असेट्स होते हैं ना, वो सब असेट्स को क्या किया जाता है, फर्म के असेट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, इट इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर क्या बोलता है कि भाई इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो असेट पार्टनर्स को दिया है ना, वो पार्टनर्स को जो असेट मिला उसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए क्या, बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग ने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट होता था मिनिमम 2 पार्टीज कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप देखोगे, आप कोई भी ट्रांजैक्शन देखोगे, आपको कम से कम अंदर 2 पार्टी डेफिनेटली मिलेगा। बस इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही चीज़ है। तो पहले वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे था, अब उसी चीज़ को ट्रांसफ़र किया गया पार्टनर्स के नाम पे। तो इट्स वन एंड बोलते हैं ना, एक वन एंड सेम थिंग हो रहा है, इसमें कोई 2 पार्टीज इन्वॉल्व ही नहीं है। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में आपको भी पता है कि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल पार्टी, बराबर। तो इसी के लिए इस केस का जजमेंट आया था जहाँ पे कोर्ट ने बोला था इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बीइंग अ जॉइंट ओनर ऑफ दोज असेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर, कि आप बायर भी हो और आप सेलर भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप सिंगल पार्टी माने जाते हो। ठीक है, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस। सेकेंड केस पे जाते हैं। सेकेंड केस वेरी वेरी वेल नोन केस, बहुत फेमस केस है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये तो आई थिंक जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको पता होगा कि ये केस क्या है। सो हस्बैंड एग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टन अमाउंट एज अ मेंटेनेंस एवरी मंथ वाइल ही वॉज अब्रॉड। Husband failed to pay the promised amount and wife sued him for the recovery of the amount. So it's एक obligation बनाया गया था husband and wife के बीच में, जहाँ पे husband आउट ऑफ टाउन गया था, आउट ऑफ कंट्री गया था, तो उसने ऐसा बोला था कि मैं वहाँ पे जाके तुझे एक मंथली एक्सपेंसेस पे करूँगा विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर सर्वाइवल, ऐसा उसने वाइफ को कमिटमेंट दिया था। बट जब वो चला गया तो उसने वाइफ को 1 भी रुपया भेजा नहीं, और उसके बाद वाइफ ने उसके ऊपर लीगल एक्शन फाइल कर दिया, बराबर, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये केस बनता है क्या? अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि 2 टाइप की अगर कॉन्ट्रैक्ट्स 2 टाइप के अगर ट्रांजैक्शन थे तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक होता है सोशल एग्रीमेंट्स और एक होता है डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये जो केस है ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में फॉलो होता है। सो इसके लिए यहाँ पे जजमेंट देखो कोर्ट ने क्या दिया था। सो इट वाज हेल्ड दैट वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिडंट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन, कि जब यहाँ पे 2 अरेंजमेंट किए गए थे, इस टाइप के अरेंजमेंट किए गए थे बिटवीन 2 पार्टीज, तो उसके बीच में जब अरेंजमेंट के टाइम पे कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का तुम्हारा इंटेंशन था ही नहीं, बराबर। तो इसके लिए वाइफ को लीगल एक्शन करने का कोई पॉसिबिलिटी उसका है ही नहीं और उसका केस रिजेक्ट हो गया। चलो थर्ड केस पे हम लोग जाते हैं। थर्ड केस आता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केस का फैक्ट हम लोग देखते हैं। So a company advertised in the several newspaper that a reward of £100 would be given to any person who suffered from flu after smoke ball of the company according to its printed direction. अब यहाँ पे जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ना, वो कंपनी ने क्या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमारा मेडिसिन अगर आप एक प्रिस्क्राइब डायरेक्शन जो हम बताएंगे ना, उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको फ्लू नहीं होगा, और अगर तुमको फिर भी फ्लू हुआ ना, वी विल गिव यू £100। ऐसा उन्होंने काफ़ी सारी जगह पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया।
मिसेस कार्लिल यूज द स्मोक बॉल एज अ डायरेक्टेड एंड सफर्ड फ्रॉम फ्लू। अब ये मैडम ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि अच्छा ऐसा कुछ है, तो उसने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद भी उसको फ्लू हो गया। Okay, so it was held that she could recover the amount by using the smoke ball. She had accepted the offer. बराबर। तो यहाँ पे इसका एक कंक्लूजन ये आता है कि देखो, एक सिंपल सी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब केस का कंक्लूजन आया ना, तो कोर्ट ने क्या बोला कि यस ऑब्वियसली यहाँ पे कार्लिल को बेनिफिट मिलना चाहिए, कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। अब ये जो केस है ना, ये केस है एक्सेप्टेंस के ऊपर कि जब ऑफर किया जाता है तो एक्सेप्टेंस कैसे हुआ। अब कंपनी क्या बोल के बैठ गया कि जब तुमने मेडिसिन कंज्यूम किया, तुमने इन्फॉर्म नहीं किया हमको। ये होता है ना एक रूल कि अगर ऑफरर ऑफर करेगा तो वो ऑफरी को कम्युनिकेट करेगा, और ऑफरी जब एक्सेप्टेंस करेगा तो वो ऑफरर को कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, कंपनी क्या बोल के बैठ गया कि तुम ऑफर ही हो ना आंटी, कार्लिल आंटी, तुमने ऑफर एक्सेप्ट किया, हमको आके बताया क्या? नहीं। बट आंटी क्या बोलती है कि ये इम्प्लाइड बाय कंडक्ट है, मेरी कुछ एक्टिविटी ही अज्यूम किया जाता है कि इट इज़ एन एक्सेप्टेंस। हर कस्टमर जो तुम्हारी मेडिसिन खा रहा है वो आके तुमको बोलेगा नहीं, देखो मैं मेडिसिन खा रहा है, देखो मैं मेडिसिन खा रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसके लिए फाइनली कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन सुनाया कि कार्लिल इज करेक्ट एंड उसको कंपनसेशन भी दिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, Bolton versus Jones. So if offer is specific in nature, then it can be accepted by another person. जैसे दो टाइप के ऑफर होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के ऑफर है, बट यहाँ पे मैं दो स्पेसिफिक ऑफर की बात करता हूँ। एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर होता है when it is given to all, open to public है वो। But when I say कि I'm talking about specific offer, then it is given to only particular person. तो जो ऑफर खाली एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, क्या उस ऑफर को कोई दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है क्या? तो इसका कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। So court stated that if offer is specific in nature, then it cannot be accepted by any other person. कि जब अगर तुमको ऑफर दिया गया है, एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, तो एक्सेप्टेंस भी एक स्पेसिफिक पर्सन ही करेगा, कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे के केस पे बढ़ते। केस नंबर 5, दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, अगेन वन ऑफ द फेमस केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो केस देख लेते हैं क्या है। सो लालमन शुक्ला इज एन एम्प्लॉय विथ गौरी दत्त। When the nephew of the Gauri Dutt was found missing, Lalman Shukla was sent for search. It was announced later that whosoever finds the missing nephew will be rewarded with rupees 501. Unaware of the announcement of the reward, Lalman Shukla located the missing nephew and brought back. तो इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि लालमन शुक्ला ना गौरी दत्त के यहाँ पे एम्प्लॉय था। ये जब एम्प्लॉयमेंट में था ना, तो एक दिन सडनली गौरी दत्त का ना नेफ्यू गुम हो गया। तो गौरी दत्त ने क्या किया, पहले तो खुद अपने हिसाब से ढूंढने का ट्राई किया, बट उसको नहीं मिला। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो न्यूज़पेपर पहले उसने ये बोला लालमन शुक्ला को एक काम करो कि जाओ तुम है ना ढूंढ के लेके आओ, बराबर, और ढूंढ के लेके आओ मेरा नेफ्यू किधर तुमको मिलता है क्या। लालमन शुक्ला को भेज दिया। लालमन शुक्ला को भेजने के बाद गौरी दत्त ने ऐसा सोचा कि यार इससे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो लेट मी डू वन मोर थिंग। उसने ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा कि अगर कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा ना, आई विल रिवॉर्ड दैट पर्सन ₹501, 501 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा उसको मेरी तरफ से। अब ये चीज़ लालमन शुक्ला को पता ही नहीं है। लालमन शुक्ला है ना नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया, और नेफ्यू को ढूंढ के लेके आया, उसने गौरी दत्त को हैंड ओवर किया। फिर भाई साहब लालमन शुक्ला घर पे चला गया, तो घर वाले उसको बोलते 501 रुपया लाया क्या। लालमन शुक्ला बोलता है कौन सा 501। तो तेरी मैम ने है ना न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया था कि कोई भी नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा ना तो उसको 501 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो बोलता है काम करे जा और रिवॉर्ड लेके आ 501 रुपीज़। लालमन शुक्ला जाता है गौरी दत्त के पास, और गौरी दत्त को जाके बोलता है मैडम 501 रुपये का बात आपने मेरे को बताया नहीं, चलो अभी नहीं बताया ठीक है पैसा दे दो। अब गौरी दत्त यहाँ पे क्या बोलती है कि सी आई एम नॉट लायबल टू पे ₹501 बिकॉज तुझे जो ऑफर किया था वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे किया है, और जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट किया है वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे किया है। सो जब ऑफरर ऑफरी को कम्युनिकेट करता है ना,
तो उसके कुछ क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ऑफर करता है कि ये ऐसा है ये वैसा है, ठीक है। तो तुझे जो ऑफर किया था उसमें रिवॉर्ड था नहीं, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड। जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें रिवॉर्ड था, और अगर उसमें से कोई देख के पकड़ के लेके आता ना मेरे नेफ्यू को, सो मैं 501 रुपया देती। ये बोलता है मैं और एंटायर वर्ल्ड अलग है क्या? नहीं ना, आपने न्यूज़पेपर में डाला, इट मीन्स इट इज़ ओपन टू ऑल, एंड इफ इट इज़ ओपन टू ऑल तो मैं भी उसमें आ गया, तो मुझे भी 501 रुपया मिलना चाहिए। तो गौरी दत्त बोलती नहीं, जो तुझे ऑफर किया था ना टर्म्स एंड कंडीशन वो अलग है, और जो न्यूज़पेपर में किया था ना वो टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। अब इसको है ना ऐसा लगा कि ये ना लालची औरत पैसा नहीं देने वाली है, तो बेस्ट एक काम करता हूँ भाई, चलो कोर्ट में केस किया, और फाइनली कोर्ट ने ये कंक्लूजन सुनाया। इट वॉज सेड दैट द लालमन शुक्ला हैज़ नो राइट इन द रिवॉर्ड बिकॉज ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, हेंस एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। बराबर, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं हुआ, तो लालमन शुक्ला को पैसा भी नहीं मिलेगा। ओके, चलो केस नंबर 6 देखते हैं, हाईवे वर्सेस फैसेट। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ आपको एकदम बोलते ना ऐसा कुछ ऐसा लगेगा, अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। सो देखो, प्लेंटिफ थ्रू टेलीग्राम मतलब जो आज हम लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो वाला टेलीग्राम नहीं, ये पुराने ज़माने में मैसेज भेजने के लिए टेलीग्राम यूज़ होता था, वो वाला टेलीग्राम है, ठीक है। सो प्लेंटिफ थ्रू टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट 2 क्वेश्चन। ये जो भाई साहब प्लेंटिव है ना अपना हावे, इससे ना 2 क्वेश्चन पूछा। अब ये कोई प्रोडक्ट है, मुझे भी मत पूछना क्या होता है ये प्रोडक्ट, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता है। तो विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ठीक है। तो ये भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा टेलीग्राम में, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ में लोएस्ट कैश प्राइस। 2 क्वेश्चन इसने रेज किया कि बम्पर हॉल पेन करके जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, हम लोग उधर यहाँ पे उसको एक पेन रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेन है क्या तुम उसको बेचते हो, हमको बेचोगे, और अगर बेचते हो तो लोएस्ट कैश प्राइस क्या होएगा। डिफेंडेंट ने देखो इसका क्या जवाब दिया। डिफेंडेंट उसको बोलता है, रिप्लाइड थ्रू द टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस इज 900 एंड प्लेंटिफ रिप्लाइड दैट दे आर रेडी टू बाय बट डिफेंडेंट रिफ्यूज द सेम। इसने ना खाली क्या किया पता है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर किया कि लोएस्ट कैश प्राइस 900, बराबर। अब ये है ना प्लेंटिफ समझ रहा है कि ये 900 मतलब ये 900 में बेचने को रेडी है, बराबर। तो उसने ऐसा बोला ठीक है चलो मैं रेट खरीदने को तैयार है, और उसने बोल दिया कि रिप्लाई कर दिया कि येस आई एम रेडी टू परचेज। डिफेंडेंट बोलता है बट मैं बेचने को तैयार ही नहीं है। अब प्लेंटिफ ने ना केस फाइल कर दिया ये बोल के कि पहले ऑफर किया, जब मैंने एक्सेप्टेंस किया तो अब बोलता है मैं परफॉर्म नहीं करेगा, सो इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफेंडेंट क्या बोलता है, मैंने एक्सेप्टेंस किधर किया, तो हावे क्या बोलता है, प्राइस बोलना, तूने मेरे को प्राइस बोला कितना 900, तो 900 तूने मेरे को टाइम पास के लिए तो नहीं बोला ना, इसका मतलब तू मेरे को बेचने में इंटरेस्टेड है, मतलब तूने मेरे को प्राइस बता दिया, तो हो गया ना अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलते हैं खाली प्राइस बताया ना, मैंने ये कहाँ बोला कि येस आई एम रेडी टू सेल, आई एम रेडी टू सेल दिस मच क्वांटिटी, मैंने तेरे को ये सब कुछ बोला क्या, मैंने खाली प्राइस बताया, और प्राइस बताना एक्सेप्टेंस नहीं होता है। बोलते हैं इंसान प्राइस कब बताता है पता है, जब उसको बेचना होता है तब, बराबर। ये बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कौन बोलता है, फैसे। हार्वे बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब वो ब्रीच हो गया है, अब तो कंपनसेशन भाई देना पड़ेगा। मैटर फाइनली गया कोर्ट में, और कोर्ट का कंक्लूजन देखते हैं। सो कोर्ट स्टेटेड दैट रिप्लाई टू द क्वेश्चन एंड गिविंग द प्राइस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर एंड देयरफॉर इन दिस केस देयर इज नो ऑफर। कि भाई तुमको क्वेश्चन का आंसर दिया, तुमको क्वेश्चन का जो आंसर था वो प्राइस के फॉर्म में था, गिविंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन कि वो ऑफर एक्सेप्टेड है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं बोलने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 7, मैकफेरसन वर्सेस अपेंडा। सो केस देखते हैं। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000 फॉर द प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑफर। तो देखो ये तो ऑलमोस्ट इसके जैसा ही केस है कि खाली प्राइस बताया, सो ऑब्वियसली इसका तो आंसर बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। सो कोर्ट स्टेटेड दैट द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम प्राइस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर बट इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट देखते हैं हैरिस वर्सेस निकोलसन। सो ऑक्शन सेल इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। क्या ऑक्शन सेल इन्विटेशन टू ऑफर होता है? सो इसका आंसर देखते हैं।
So court stated that auction sale is invitation to an offer and auctioneer is not going to conduct contract with each and every person. कि जो ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शन कंडक्ट करता है, बोली लगवाता है सबसे, वो पर्सन का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो अगर किसी ने प्राइस बोला ना, ये बोलते हैं हट नहीं देने का है, इतना सस्ता, कोई दूसरा बोलो रे, तो वो किसी का रिजेक्शन मार रहा है ना कि इतने में मैं नहीं बेचेगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मत बोल देना, वो इन्विटेशन टू ऑफर है. बराबर. तो सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो जो फाइनली प्राइस कोट करेगा जिसमें वो भी कंफर्टेबल है, रेडी टू सेल है, उसमें ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 9, नील वर्सेस मेरिट. सो केस का डिटेल देखते हैं. M offered to sell his land to N for 280 pounds. N replied purporting to accept the offer but he enclosed a check for 80 pounds only. M ने क्या ऑफर किया? M offered to sell his land to N. M ने बोला मेरा लैंड है ना, मुझे तेरे को बेचना है N को, कितने में? 280 पाउंड में. बराबर. N ने क्या किया? एक्सेप्टेंस के नाम पे ना 80 पाउंड का चेक भी चिपका के भेज दिया. He promised to pay the balance 200 pounds by monthly installment of 50 pounds each. मतलब ये तो देखो क्या हो रहा है, सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है, आप ज़बरदस्ती अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके उसको बोल रहे हो कि ठीक है ये पकड़ 80 का, बाकी का मैं 50 का 4 इंस्टॉलमेंट कर देगा, बस इसी तरीके से ट्रांजेक्शन करेगा, मैं रेडी है खरीदने के लिए. अरे सामने वाले को तो पूछो पहले, भाई तू तैयार है? तेरे को अभी मैं 80 दे रहा हूँ, बाद में 50 के 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा, तेरे को चलेगा क्या? तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो और बस सीधा चिपक गए. बराबर. सीधा सिर पे चढ़ गए कि हाँ हाँ हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा. सो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोर्ट स्टेटेड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन. सामने वाले ने जो तरीके से ऑफर किया है आपको उसी तरीके से एक्सेप्टेंस करेगा. आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दोगे अपने अकॉर्डिंगली विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, तो ऑब्वियसली वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं कभी. ओके चलो केस नंबर 10, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल. सो A offered to sell his house to B for rupees 1 lakh. B replied that I can pay rupees 80,000 for it. The offer of A is rejected B as the acceptance is not qualified. B however changes his mind as a prepared to rupees 1 lakh. पहले 1 लाख का ऑफर किया, फिर सामने वाले ने बोला कि मैं 80,000 में देने को तैयार है, बाद में भाई सबका मूड चेंज हो गया और अब 1 लाख पे आ गया वापस. तो इसके लिए देखो कोर्ट स्टेटेड दैट इट इज ट्रीटेड एज अ काउंटर ऑफर एंड इट इज अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट. पहले तुमने 80 बोला, ठीक है, सामने वाले ने बोला कि मैं 1 लाख में बेचने को तैयार हूँ, तुमने 80 बोला. अब तुमने सडनली आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू चेंज योर माइंड, नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर रेडी टू बाई एट 1 लाख रुपीज़. अब वो सामने वाले का चॉइस है बिकॉज तुम ऑलरेडी उसको काउंटर ऑफर कर चुके हो. अब जब काउंटर ऑफर हो चुका है तो तुम्हारा रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर हो चुका है. अब वो सामने वाला डिसाइड करेगा उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है. ठीक है, बराबर. चलो तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 10 केसेस हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें हम अगेन बाकी के केसेस सॉल्व करेंगे. तो इसको मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि मैं इसको मल्टीपल पार्ट्स में कवर करूंगा और सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट के केसेस को कंप्लीट करूंगा. ठीक है, क्लियर. चलो तो आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.